नमस्ते, मैं हूं नरेंद्र थानवी। दोस्तों, अपने पिछली क्लास में डेफिनेशन क्लॉज में जिन पदों की परिभाषाएं आपने पढ़ी, तो पिछली क्लास में अंतिम पद था समन मामला। समन मामले के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विचारण के दृष्टिकोण से मामलों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक मामला वारंट मामला कहलाता है, दूसरा मामला समन मामला कहलाता है। वन मैटर इज नोन एज वारंट मैटर, सेकंड वन इज नोन एज समन मैटर्स। अब इसमें अधिक गंभीर और कम गंभीर का मापदंड जो है वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है। दंड की मात्रा जो है ना, वो मामले को अधिक गंभीर बनाती है, दंड की मात्रा मामले को कम गंभीर बनाती है। तो जो वारंट मामले हैं उनमें अपराधी के अपराध के विचारण की प्रक्रिया समन मामलों की तुलना में थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, और समन मामले जो हैं वो माइल्ड कहलाते हैं, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं। इसलिए इनमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती जैसी वारंट मामलों में होती है। तो हमने पिछली क्लास में बार बार, चूंकि इसका संदर्भ आता है और मेरे को चूंकि बोल के आपको बताना ही पड़ता है, इसको हम जो है ना रिपीटेशन नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जैसे अपराधों का वर्गीकरण प्रथम अनुसूची के अनुसार हमने देखा था, तो हमें मिला था संज्ञेय और असंज्ञेय। अब ये विचारण के दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण किया हुआ है, वारंट मामले और समन मामले। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि समन मामला किसे कहते हैं। समन मामले को समझाने के लिए बताया गया है कि समन मामले वे मामले होते हैं जो किसी अपराध से संबंधित होते हैं, परंतु वे वारंट मामले नहीं होते। ये इनफैक्ट क्या किया है कि आगे जाकर के हमको वारंट मामले के बारे में परिभाषा मिलेगी कि वारंट मामला कौन सा मामला होता है, और फिर इन्होंने इसको सरल तरीके से बता दिया कि जो मामला वारंट मामला नहीं होता वो समन मामला होता है, सीधी बात। तो इसमें हमें उलझने की, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है कि इसकी तो आधी अधूरी परिभाषा है और उसकी पूरी है। तो समन मामले के माने कौन सा मामला? समन मामले के माने वो मामला जो किसी अपराध से संबंध रखता है, परंतु वो वारंट मामला नहीं होता। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, फिर बताऊंगा तो फिर उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी कि समन मामले साधारणतया परिवाद से प्रारंभ होते हैं, और समन मामले वो मामले होते हैं जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं। और ये तीसरा तो खुद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खुद कहती है कि ईच एंड एवरी मैटर विच रिलेट्स टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट मैटर दैट इज नोन एज समन केस। ओके, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो मैं आपको समन मामले में एक बार फिर से बता देता हूं कि चूंकि हमें जो है ना, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सारे वो महत्वपूर्ण पद जो हैं उनको आमने सामने जक्स्टापोजिशन में रख के विश टू विश, तो वारंट मामले के सामने समन मामला, संज्ञेय मामले के सामने असंज्ञेय मामला, परिवाद के सामने एफआईआर, विचारण के सामने जांच, इनके सबके हमको अंतर निकालने हैं, सबके अंतर हमको समझना है। इसीलिए मैं बार बार जोर देके आपको ये बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। और मैंने पहली ही क्लास में आपको दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता, ये चारों इतने बड़े मेजर एक्ट्स हैं दोस्तों। इनके कॉन्सेप्ट को समझने से ही हमारी गाड़ी पार लगेगी। हम इतने प्रावधानों को रट नहीं सकते। और अभी तो तुर्रा ये है कि आप सोचो कि जो अस्तित्व में जो कानून थे, तीनों क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, उनको बदल करके नए नामों के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, और उनमें धाराओं के क्रम बदल गए, चैप्टर्स की प्रेसिडेंस बदल गई है, उनकी प्रधानता प्रमुखता बदल गई है। उनका क्रम बदलने से, धाराओं के क्रम बदलने से, हालांकि इट इज वेरी मच ट्रू
कि there is no major changes in the definitions of offenses, but order has been changed. Therefore, it is rather difficult to memorize all those relevant provisions once again from examination point of view. Got it? अब हम देख लो, ये समन मामले के मामले बारे में ये बताता है कि समन मामला मीन्स व्हाट? ऐसा मामला अभिप्रेत है। समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। बहुत सी मतलब बातें जो है उनको विधानमंडल ने उनके ऑपोजिट वो नहीं है करके इसमें मेंशन कर दिया। जैसे आप सीपीसी में पढ़ोगे तो न्यायालय के निर्णय की वो अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं होती है वो क्या होता है? आदेश होता है। तो हम डिक्री और आदेश का अंतर पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हमने असंज्ञेय और संज्ञेय मामले में पढ़ा था तो एक में बता दी कि पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय द लॉ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट एंड under any law which is timing in force, police officer is empowered by the law to make arrest without warrant. That offense is cognizable. अब इसमें कह दिया कि जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने को प्राधिकृत नहीं है, नेगेटिव कर दिया उसका। नेगेटिव करने से हमारी राह आसान हो गई, हमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है कि असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों समन मामले की बात। अब हमारा अगला आस्पेक्ट है पीड़ित। कौन होता है पीड़ित? पीड़ित की परिभाषा दे रखी है कि जैसे बलात्कार का अपराध होता है तो बलात्कार की पीड़िता होती है, और भी कोई अपराध होते हैं तो उनके विक्टिम तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये डेफिनेशन भी दोस्तों मीन्स के साथ इंक्लूड्स है। मीन्स के साथ क्या है? इंक्लूड्स। अब इसमें ये समझाने की क्या कोशिश करता है, अगर हम सामान्य भाषा में आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमको ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति होता है जो आपराधिक कृत्य कारित करता है, वो अभियुक्त होता है, और उस अभियुक्त के किए गए कार्य से जिसके खिलाफ अपराध किया गया है उसको अगर किसी भी तरह की इंजरी, क्षति इत्यादि होती है तो वो व्यक्ति पीड़ित होता है, क्योंकि वो अपराध का विक्टिम हो गया। ठीक है, अब इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू द पर्सन हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ए विक्टिम ऑफ द ऑफेंस। दिस मीनिंग हैज बीन एक्सटेंडेड बाय including all those people who are falling within the meaning and ambit of relationship of a particular पीड़ित, है ना। तो विक्टिम जो है उसके साथ में डेफिनेशन को एक्सपांड करके कि कौन कौन लोग हैं जो उसके रिश्तेदारी में और उसके क्लोज रिलेशन में हैं, वो भी शुमार होते हैं पीड़ित शब्द में, क्योंकि पीड़ित को मुआवजा देने की बात होती है। तो who is entitled to have compensation in the capacity of the victim? Therefore, this definition has been extended by the legislature. Therefore, ये definition कैसी है दोस्तों? ये definition means and includes है। अब देखो, ये बताता है पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य नंबर 1 या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक नंबर 1 विधिक वारिस भी है। तो देखो, आइदर देयर इज ए गार्जियन और लीगल हेयर, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो पीड़ित को अगर बाय द वे पीड़ित जैसे पीड़ित की डेथ हो गई तो हु इज गोइंग टू इनहेरिट हिज और हर प्रॉपर्टी? Those people have been included in the meaning and definition of the term victim. तो क्या हुआ है कि पीड़ित शब्द की परिभाषा का विस्तार कर दिया। तो पहले तो सीधे सीधे आ गया कि there is a person who is accused, he has committed something wrong within the meaning of law, और उस अभियुक्त के द्वारा किए गए कोई कार्य जो ओवरटेक्ट है या कार्य का लोप जिसके कारण से पीड़ित को क्या हुई है, कोई हानि या क्षति हुई है। एनी लॉस और इंजरी हैज बीन कॉज्ड बाय एक्ट एंड कंडक्ट और एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड टू द विक्टिम, दैट पर्सन इज नोन एज विक्टिम। एट द सेम टाइम
अब इसमें कहता है कि इसके अंतर्गत कौन शामिल है, द गार्जियन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की परिभाषा में आ गया, और विक्टिम के लीगल एयर्स, और लीगल एयर्स को हम जो है ना पर्सनल लॉ पढ़ते हैं, वैयक्तिक विधि पढ़ते हैं, हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं, तो हमें सारा समझ में आ जाता है कि विधिक वारिस किसी व्यक्ति का कौन होता है। हिंदू, जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक हिंदू जब निर्वसित मरता है तो उसकी संपत्ति का न्यागमन उसके वारिसों के मध्य किस क्रम से कैसे होता है, तो वहां पर वारिस कौन होता है, वो वारिस शब्द वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब अगला मामला है दोस्तों वारंट मामला। मैंने पिछली क्लास में समन मामले के साथ में चलते चलते आपको यह बात स्पष्ट कर दी थी और आपको यह बता दिया था, क्या बताया था कि भाई नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसमें विचारण के दृष्टिकोण से मामलों को दो भागों में बांट दिया, एक अधिक गंभीर है, एक कम गंभीर है। तो वारंट मामले कौन से, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू मेक ए पर्टिकुलर मैटर ए वारंट मैटर, दैट इज ए पनिशमेंट ओनली, सजा, दंड कितना है, तो दंड कैसे कैसे होते हैं, तो दंड के बारे में जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो सारे स्पष्ट हो जाएंगे। मौत की सजा भी है, आजीवन कारावास भी है, कारावास भी होता है, कारावास सादा होता है, कारावास कठोर होता है, जुर्माना भी होता है। तो इसमें किन किन चीजों को शुमार किया, तीन बातों में कौन कौन सी आई, नंबर 1 मौत की सजा, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कौन सा आया, 2 वर्ष से अधिक का कारावास। 2 वर्ष से अधिक का कारावास कुछ भी हो सकता है। अब आए दिन कानून में संशोधन हो रहे थे, पहले जो भारतीय दंड संहिता थी ना दोस्तों, उसमें मौत की सजा के ठीक बाद आजीवन कारावास था, फिर कारावास की सजा अधिकतम 14 वर्ष थी। अब तो कई बलात्कार इत्यादि के ऐसे अपराध हो गए हैं जिसमें 20 साल की सजा कर दी गई है, जो सजा 20 से कम नहीं होगी, ऐसे भी प्रावधान किए हुए हैं। तो हमें सबको पढ़ना है, सबको समझना है, एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। और दोस्तों पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई को इतना क्रमबद्ध तरीके से करो, शुरू से किताब खोलकर पहली धारा से पढ़ना शुरू करो, अंत तक पढ़ डालो। आप उसको बार बार पढ़ने से थोड़े जो है ना ये माहौल उबाऊ हो गया है, तो आप उसको उल्टा पढ़ना शुरू करो, आप उसमें इंटरेस्ट जगाए रखो। और द मोर यू रीड द मोर यू गेन वाली गणित इसमें तो समझ में आती है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा बार किसी चीज को सुनोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप थानवी सर का लेक्चर जो है ना बार बार बारंबार देखते ही रहो, सुनते ही रहो, देखते ही रहो, सुनते ही रहो रिपीटेडली, तो आप जाओगे कहां, कहीं नहीं जा सकते। आपको ये जबरदस्ती सारी बातें याद हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, मेरा अगर टाइम लेंथ का 1 घंटे भर का लेक्चर रहता है, उसमें मैं 1 घंटे भर के लेक्चर में कई बातों को इतनी बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट उसको रिपीटेडली अटेंटिवली अगर सुन ले तो उसको अपनी किताब खोलने की जरूरत ही नहीं। इतनी बार मैंने वारंट मामला आपके सामने बोल दिया है दोस्त कि वारंट मामले के माने वो मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। दिस इज ओनली द क्राइटेरिया टू अराइव एट द कंक्लूजन वेदर ए पर्टिकुलर मैटर इज वारंट मैटर और नॉट। द सेम इज गोइंग टू बी ट्राइड बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, द वे इन विच वारंट ट्रायल्स हैव बीन मेंशन्ड। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमें जितने भी विचारण दे रखे हैं, उन विचारणों का ये वर्गीकरण जो है ना, ये 2 हैं। हमको 4 चैप्टर मिलेंगे, हमको सेशन ट्रायल मिलेगी, हमको वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट मिलेगी। वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट 2 प्रकार से मिलेगी, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट मिलेगी, फिर समन ट्रायल मिलेगी, उसके बाद समरी ट्रायल मिलेगी। और कुल मिलाकर इन सारी बातों का दोस्तों निचोड़ यही है कि मामले तो 2 ही प्रकार के हैं विचारण के दृष्टिकोण से, एक मामला वारंट मामला और एक मामला समन मामला, दैट्स ऑल। इससे ना तो कुछ कम है ना ही कुछ ज्यादा है। और आप में से जिस किसी को भी अगर दंड प्रक्रिया संहिता, जिसका स्थान अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया, आपको अगर ये भारी भरकम विषय लगता था तो मैं समझता हूं आज के बाद नहीं लगेगा।
हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रक्रिया, हर एक कार्यवाही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको स्टेप वाइज सारी बातें समझ में आ जाएगी। जो व्यक्ति फोरम के बारे में समझ लेता है कि एक पुलिस थाना होता है, एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है और हम इस प्रकार जा सकते हैं, ऐसे हम दंड विधि को गति प्रदान कर सकते हैं। एक जगह हम कैसे कार्यवाही को प्रारंभ कर सकते हैं, दूसरी जगह हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, दोनों क्या एक जगह आकर के मिल जाती हैं क्या, या एक दूसरे को भेजता है क्या, ये सारी उलझन वाली बातें हैं ना, उन्हीं को सुलझाने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। आप और हम मिलकर के अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्लैरिटी के साथ। तो देखो, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू मेक मैटर वारंट मैटर। देखो, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। वारंट मैटर इज द मैटर विच रिलेट्स टू एन ऑफेंस that is punishable with death, imprisonment for life, and imprisonment exceeding 2 years. That matter is known as warrant matter. ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ हमारा या तक का खंड पूरा। अब इंग्लिश में अगर आप चाहो तो मैं तो देखो हिंदी में पढ़ के और वापस इंग्लिश में रिपीट करके बोल दिया हूं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन इससे होता है कि मुझे इस बोर्ड के ऊपर कुछ अंडरलाइन इंग्लिश में भी करनी चाहिए, तो आई एम जस्ट रेडी फॉर द यू पीपल। तो देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। एंड फिर देखो, मैंने कहा इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो किन किन को इंक्लूड किया? The guardian or legal heir of such victim are also included within the meaning and ambit of the term that is victim. That is victim. और फिर आ जाओ दोस्तों अपने वारंट केस पर। वारंट केस means a case relating to an offense punishable with death. नंबर 2, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. This is only the criteria. ये बातें हैं। और ये समन मामला और वारंट मामला, जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए सारे विचारण, सारे ट्रायल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में मैं आपको इन दोनों के अंतर बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल ऑफ द समन केसेस और ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस। तो वारंट मामलों के और समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया में क्या अंतर है, ये अंतर बताइए। दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन माइट बी देयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ यू पीपल। ओके, देयरफॉर अब जहां जहां सुसंगत बात बैठेगी, इट विल बी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर वी पीपल, तो हम उस हर 2 पदों का अंतर पढ़ लेंगे। अब at this very early stage, it is rather difficult for you people to grasp all that so far as difference between these 2 proceedings like trial of the warrant cases and trial of the summons cases. ये ट्रायल्स को पढ़ने के बाद में आपको जो है ना कतई जोर नहीं आएगा और मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ही कह दोगे कि सर इसमें तो देखो ये अंतर है, और मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसका ये हेड जो है ना, इसको हम पूरा कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो, शुरुआत में मैं जो बात बताई थी क्या है कि एक कानून की पुस्तक बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें बहुत सारे पद जो है ना उनका उपयोग किया गया होता है। तो भाषा जो प्रयुक्त होती है, the phrase and phraseology, terms and terminology, words and expressions, तो जो शब्द इस्तेमाल हुए होते हैं, तो विधानमंडल क्या करता है कि सुविधा के अनुसार सारे कीवर्ड्स की डेफिनेशन दे देता है। जैसे हमने वारंट मामलों तक, तो हमने जहां से शुरू किया था, जहां से तो ऑडियो वीडियो से जो बातें शुरू हुई थी आकर के खत्म हुई है हमारे अपने वारंट मामले तक। तो ये वारंट मामले तक में जितने भी पदों की परिभाषा दे दी, मैं समझता हूं कि सारी पदों की परिभाषाएं आपको याद हो गई हैं, क्योंकि इतना रिपीटेडली कोई बार बार बोल के आपको ना तो समझाएगा ना ही बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है।
और जबकि आप देखो ये लगातार कौन सा लेक्चर है जिसमें हम अभी तक इस घेरे में से बाहर नहीं निकले हैं। उसका कारण है क्योंकि मैं ये बात समझ के चलता हूं, मैं सारे बच्चों को एक ही स्तर पे रखता हूं। मेरी नजर में कोई बच्चा कमजोर और मजबूत होता ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे लोगों को जब बेसिक से पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता ही एबीसीडी से शुरू करता हूं। आपने अपने घर पे कितना पढ़ के ज्ञान अर्जित करके रखा हुआ है मुझे तो नहीं पता, तो मैं मेरे स्तर से नहीं, आप लोगों का, यू बीइंग ए एस्पिरेंट फॉर आरजेएस और फॉर एनी स्टेट जुडिशियल सर्विस, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर एट सिविल जज कैडर एग्जामिनेशन और डीजे कैडर एग्जामिनेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाता तो मैं बेसिक से ही हूं, शुरू से अंत तक, ताकि बच्चा जो है ना भ्रमित तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे पहले भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है। ये परिस्थिति नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं सबसेक्शन 2 के माध्यम से, वो सबसेक्शन 2 के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विधानमंडल ने जितने शब्दों का उचित लगा उतनी परिभाषा दे दी। उसके बाद में इट हैज बीन मेड क्लियर इन सबसेक्शन 2 व्हाट कहा है कि वे शब्द जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रयुक्त तो हुए हैं, परंतु उनकी परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं दी गई। उनकी परिभाषा के लिए इन्होंने रेफरेंस दिया कि जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड एंड एम्प्लॉयड इन होल ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बट दोज वर्ड्स हैव नॉट बीन डिफाइंड इन दिस बुक, बट द सेम हैज बीन डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो लॉ क्या कहता है कि हमने उन शब्दों का प्रयोग इसमें किया है, परिभाषा उन कानूनों में है, तो वी आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एज इट हैज बीन असाइन्ड बाय द लेजिस्लेचर इन दोज रेस्पेक्टिव लॉज। तो जो भारतीय न्याय संहिता में जो शब्दों की परिभाषा दी है, उन शब्दों का हमने प्रयोग किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट में प्रयुक्त किए गए शब्द जो उसमें परिभाषित है, उनका प्रयोग भी हमने अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया है, तो उन शब्दों का वही अर्थ निकाला जाएगा, मीनिंग विच हैज बीन असाइन्ड टू दोज वर्ड्स इन दोज लॉज विच आर टाइमिंग इन फोर्स इन द नेम ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देख लो, ये साफ और स्पष्ट बता रहा है कि उन शब्दों और पदों की जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और संहिता में है। क्लियर? तो ये हो गई दोस्तों हमारे पूरी रामायण किसकी? डेफिनेशन क्लॉज की। इसको डेफिनेशन क्लॉज कह दो, चाहे इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कह दो। हमने एक एक शब्द को क्लैरिटी से सुन लिया है, समझ लिया है, परिभाषा किस तरह दी गई है, केवल मीन्स तक है या एक्सटेंडेड डेफिनेशन इंक्लूड्स के साथ है, ए पर्टिकुलर मीनिंग हैज बीन असाइन्ड टू पर्टिकुलर वर्ड। हमने हर तरह से परिभाषा के खंड को एट लेंथ इन डिटेल अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो हमारे इस परिभाषा के खंड में कितने शब्द जो है ना महत्वपूर्ण हमारे सामने आए, हम उनका अंतर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी इसमें ब्लैंक पेज पे जाऊंगा, व्हाइट पेज पे जाकर के मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं दोनों शब्दों को आमने सामने लिखूंगा। उनके जो डिफरेंस है वो 1 2 3 4 से उनके सांकेतिक शब्द में लिख दूंगा और उन अंतर को मैं मेरे मुंह से बोल दूंगा। आप अपनी नोटबुक में एलोबरेटली लिखोगे वही बातें जो मैं मुंह से बोल के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अंतर को इतना बोर्ड पर लिख करके वक्त जाया करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। पर मैं हर आपको की वर्ड बता दूंगा
और मैं लगातार उसको लिखते समय मैं बोलूंगा, तो मेरा लेक्चर सुनने के आधार पर आप अपनी नोटबुक में लिख देना। क्योंकि हमें बेयर एक्ट में तो हम अगर जाएंगे तो क्या हमें, देखो एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 3 बातों के साथ व्यवहार करती है। वो अनुसंधान, जांच और विचारण है। परंतु क्या आपको पता है कि विचारण शब्द की परिभाषा तो इसमें दी ही नहीं गई है। तो विचारण शब्द की सबसे पहले तो हम परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हमें अंतर पढ़ने हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, आपकी मुख्य परीक्षा पास करने का सबसे बड़ा साधन होगा कानून की कोई भी पुस्तक उठा लो, किसी भी बेयर एक्ट को ले लो। तो बेयर एक्ट के अंदर तो आपको जो है ना अंतर के हेडिंग से कुछ बता नहीं रखा, पर हम दोस्तों जब एक चीज को दूसरे के सामने रख के उसकी परिभाषाओं का जब कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन होता है ना, तो ये अपने आप ग्लेयरिंग डिस्टिंक्शन विल कम आउट, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो 2 पदों को आमने सामने रखने से, और अभी मैं बताऊंगा, तब आप जो पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे ना, तो आपको मन ही मन मुस्कुराहट होगी कि हाँ ऐसे अंतर निकाले जाते हैं। और मैंने एक बात और पहले बताई थी आपको, ये अंतर किसी भी चीज का, जैसे 2 things are there which are required to be distinguished with one another, तो इसका अंतर है ना, मैं कहां से लाऊंगा, मेरे घर से तो आएगा नहीं, आप कहां से लाओगे, आपके घर से भी आएगा नहीं। तो अब कहां रह गई बाजी? अब बाजी ये रह गई कि जिन 2 शब्दों को विधानमंडल ने इसमें परिभाषित किया है, उनको हम आमने सामने रखेंगे। हमारे सामने एफआईआर होगी और एफआईआर के सामने हमारे परिवाद होगा, हमारे सामने जांच होगी और उसके सामने विचारण होगा, हमारे सामने अनुसंधान होगा और उसके सामने जांच होगी, ठीक है, और हमारे सामने वारंट मामले होंगे, उसके साथ में समन मामले होंगे, हमारे सामने संज्ञेय अपराध होगा, उसके सामने असंज्ञेय अपराध होगा। तो ये जो है ना, इनको आमने सामने रख करके आप गहराई से अध्ययन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंतर जो है ना चाहते हुए भी समझ में आने लगेंगे, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। तो पहले तो मैं देखो आपके समक्ष, देखो ये विचारण की जो परिभाषा है ना दोस्तों, विचारण तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ का। ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैं तो देखो, मैं तो सीआरपीसी को पढ़ाता था तो इसी तरह से पढ़ाता था, और अब उसका नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। मैं हमेशा इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 3 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा। पर मैंने क्या कहा था कि इन कानूनों को पढ़ने के लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली अधिक परिपक्वता की, मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। और जो बच्चे मैच्योर होते हैं वो तो स्टेज वाइज पढ़ना सीख लेते हैं। अब जैसे स्टेज वाइज पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आप धारा 1 से पढ़ना बंद कर दोगे, और तरीका यही होता है, क्योंकि लॉ को हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना और पढ़ाना होता है। और जितना प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। या तो आप जो है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को धारा 1 से पढ़ना शुरू करो, और धारा 1 से पढ़कर शुरू करो और सीधा उसको धारा 531 तक ले जाके खत्म कर दो, ये आपकी मर्जी। मैं जो परिपक्वता के साथ पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, वो क्या है मालूम है? कि हम अगर शुरू करें तो हम सबसे पहले एफआईआर से शुरू करें, क्योंकि अपराध तो हो गया। अपराध होने के बाद में दंड विधि को हरकत में लाना है। वी आर बाउंड टू गिव मोमेंटम टू द क्रिमिनल लॉ। और जब हम दंड विधि को गति प्रदान करनी है तो सबसे पहले वी हैव गॉट 2 forums. Offenses are of 2 kinds. One is known as cognizable offense, second one is known as non-cognizable offense. अब आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना है तो परिवाद कर दो, आपको अगर पुलिस थाने में जाना है तो एफआईआर कर दो। ये तो हुई पढ़ाई स्टेज वाइज। तो फिर पूरा का पूरा एफआईआर दर्ज होने से रिपोर्ट पेश होने तक का एक चैप्टर पूरा समझ में आता है। फिर रिपोर्ट पेश होने के बाद में मैजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कैसे लेता है, आगे कैसे बढ़ता है, जांच कैसे होती है, फिर विचारण कैसे और कब प्रारंभ होता है। ये तो है एक तरीका। और दूसरे तरीके तो मैंने तो आपको तीनों ही तरीके शुरू के लेक्चर में बता दिए थे कि जो बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है चैप्टर वाइज पढ़े, जो बच्चा सेक्शन वाइज पढ़ना चाहता है वो सेक्शन वाइज पढ़े, जो बच्चा स्टेज वाइज पढ़ना चाहता है वो स्टेज वाइज पढ़े।
नाउ डिपेंड्स अपॉन यू पीपल हाउ यू आर गेटिंग ऑल दैट। आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और मेरी एक एक बात को अगर अच्छे से दिमाग में बैठा लिया ना दोस्तों, तो मैं नहीं समझता कि कानून का कोई भी पार्ट और कोई भी प्रावधान आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ गए? तो इसलिए अच्छा, अब मैं एक बात और बताऊं, जो खासियत की बात क्या है कि मैं खुद भी जब मैं आपके जितना था उम्र में, जब मैं मेरी पढ़ाइयां करता था, तो जिन जिन बातों में मैंने जो समस्याएं फेस की थी, मैं उन सारी बातों को पहले समाधान करते हुए निकलता हूं, ताकि बच्चे की उलझन सारी हाथों हाथ सुलझ जाए। मुझे कभी भी जो है ना, परीक्षा में तो सवाल आ जावे कि जांच और विचारण में अंतर बताइए, विचारण की परिभाषा तो है ही नहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो फिर करना क्या? एविडेंस पढ़ने जाओगे ना तो सुसंगत जो तथ्य हैं उनके बारे में सिर्फ रेफरेंस दे रखा है, सुसंगत तथ्य की परिभाषा तो है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसको मतलब लीगल माइंड अप्लाई करके कुछ मेहनत करके समझें और समझाएं, जैसा कि मैंने किया। मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए जजमेंट्स, ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा पारित किए गए जजमेंट्स और कानून की अपनी जो हस्तगत पुस्तकें हैं, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, न्याय संहिता है, इनमें प्रयुक्त किए गए शब्द, इनमें सारे सुसंगत शब्दों को उठा उठा के इनका मैंने क्या किया, कंपाइलेशन किया, कलेक्शन, इनको संग्रहित करके और इनको एक क्रमबद्ध तरीके से जमाया ताकि ये एक अर्थ प्रदान कर सके। तो देखो, मैं पहले आपको बोल के बताता हूं कि मैंने मेरे हिसाब से ट्रायल की परिभाषा कैसे बनाई है। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, वो अच्छे से समझ लो कि आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 3 भागों में बांट के पढ़ोगे ना, तो आपको हाथ में बीच में पहले रखनी पड़ेगी ट्रायल। आप ट्रायल रखो और उसके बाद में प्रोसीडिंग पढ़ो। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। फिर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग जब खत्म हुई तो फिर क्या पढ़ेंगे हम? ट्रायल प्रोसीडिंग। तो इसका मतलब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सारी ट्रायल्स पढ़ लेंगे। और जब ट्रायल जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद में पोस्ट ट्रायल होता है कि ट्रायल के बाद की क्या कार्रवाई होती है, अपील कैसे होती है, और कोई कार्रवाई कैसे होती है, मौत की सजा सुनाने पर मर्डर रेफरेंस कैसे होता है, डेथ सेंटेंस जो है ना कंफर्मेशन के लिए कैसे भेजा जाता है। तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, दैट इज ए प्री ट्रायल प्रोसीजर, फिर ट्रायल प्रोसीजर, उसके बाद पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर। ये 3 तरह है। 3 तरीके से आपको कैसे समझ में आता है। मैं तो मतलब पूरी भरसक कोशिश कर लूंगा कि मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को कोई भी तरह की बात डिफिकल्ट लगे ही नहीं और उनको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो दोस्तों, ट्रायल की परिभाषा यह है कि विचारण शब्द तो दिया हुआ ही है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक शब्द की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी थी? कि न्यायिक कार्रवाई किसे कहते हैं। न्यायिक कार्रवाई पढ़ी। और जब हम ट्रायल पढ़ेंगे तो ट्रायल का रिजल्ट किसमें आता है, ट्रायल होती किसकी है, ट्रायल करता कौन है, ट्रायल करता कौन है, ट्रायल होती किसकी है, और ट्रायल समाप्त किसमें होती है, ट्रायल प्रारंभ कब होती है। ये सारी बातों को जब जोड़ोगे ना तो ट्रायल की परिभाषा मिल जाएगी। न्यायिक कार्यवाही के बारे में हमने पढ़ा था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ए प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। न्यायिक कार्यवाही के माने वो कार्यवाही जिसके दौरान शपथ पर विधिपूर्ण तरीके से साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है, लिया जा सकेगा। दैट प्रोसीडिंग इज नोन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो मैंने जो परिभाषा इन कलेक्शन और कंपाइलेशन के साथ जो बनाई है, तो विचारण एक न्यायिक कार्यवाही होती है। विचारण एक न्यायिक कार्यवाही, पहला स्टेटमेंट ये हो गया कि ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब बात आता है ये कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है? तो इट इज कंडक्टेड इधर बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट। विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मैजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। अब किसकी करता है वो? अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए
अपराध के आरोप का विचारण होता है। यह मैं अभी तक टुकड़ों में बोल रहा हूं, मैं जब इसको क्रमबद्ध तरीके से बोलूंगा तो आपको बहुत भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने इसका पाठ पढ़ देता हूं। ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग which is conducted either by the magistrate or by the court for determination of guilt or innocence of an accused person in relation to alleged offense. In relation to alleged offense, it is always concluded either in conviction or in acquittal, no third consequence ensues. क्या कहता है ये? विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अभिकथित आरोप, जिसका उस पर आरोप है, उसके अपराध के संबंध में अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। तो विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के अभिकथित अपराध में दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। यह सदैव दोष सिद्धि या दोष मुक्ति में समाप्त होती है और तीसरा कोई परिणाम नहीं निकलता। लॉ में दोस्तों ये क्लियर है कि एक बार विचारण प्रारंभ हो गया, उसके बाद में कार्यवाही ड्रॉप नहीं हो सकती। वंस ए ट्रायल इज कमेंस्ड, या तो वो दोष सिद्धि में समाप्त होगी, नहीं तो दोष मुक्ति में समाप्त होगी, तीसरा कोई परिणाम आता ही नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायल। तो ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग विच इज कंडक्टेड ईदर बाय द मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एन अक्यूज्ड। It is always concluded either in conviction or in acquittal and no third consequence ensues. Likewise this in Hindi, विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। यह सदैव दोष सिद्धि या दोष मुक्ति में समाप्त होती है और तीसरा कोई परिणाम नहीं निकलता। इन हिंदी एंड इंग्लिश these two things are there before you now. अब जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। ठीक है, विचारण की परिभाषा ये मैंने दोस्तों आपको बोल करके पूरी बता दी है। आप इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि विचारण की परिभाषा क्या है, विच हैज नॉट बीन गिवन इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी नहीं है। तो अब हमें इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है, कार्यवाही है। ओके, अब दूसरा, यह कौन करता है? विचारण मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा
किया जाता है। ये दो बातें बड़ी आ गई कि ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इट इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट। अब क्यों करते हैं भाई? कोर्ट के सामने कौन है? अभियुक्त। अभियोजन पक्ष का क्या आरोप है कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया है और अभियुक्त ने उसे मना कर दिया, तो वो कोर्ट से चाहता है साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो विचारण करो, तो विचारण चालू हो जाता है। तो विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। अब क्यों की जाती है? तो अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। फिर ये समाप्त किसमें होती है? ये सदैव या तो दोष सिद्धि में या दोष मुक्ति में समाप्त होती है और तीसरा कोई परिणाम नहीं निकलता। तो ये दो कीवर्ड अपने को ध्यान रखना है कि ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इट इज कंडक्टेड ईदर बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एन अक्यूज्ड। It is always concluded either in conviction or in acquittal and no third consequence ensues। इतनी बार रिपीट कर दिया है, मैं नहीं समझता कि आप चाहो तो भी इसको भूल पाओगे, और अगर आपको ये याद नहीं होती है तो फिर आई कांट हेल्प इट। इससे ज्यादा तो मैं रिपीट ही नहीं कर सकता। आप समझ लो पूरा का पूरा लेक्चर जो है ना आपके समर्पित है, जिसमें सारे इन पदों को ही केवल जो है ना तवज्जो देके और इनका ही अर्थ समझाए जाने की कोशिश की गई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो है ना ये पूरी संहिता में बार बार बारंबार प्रयुक्त हुए हैं शब्द, और इनका हमें अच्छे तरह से अर्थ आना ही चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे है दोस्तों इसमें अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन cognizable and non cognizable ऑफेंस। अब देखो दोस्तों, ये हमें पढ़ना है कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आपको पता है हमने संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषाएं पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा, तो हम अंतर कैसे निकालेंगे? इसमें मुख्य रूप से 4 अंतर होते हैं। पहला अंतर तो हमें यह लिखना होता है कि संज्ञेय अपराध अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और घातक अपराध होते हैं, और जबकि असंज्ञेय अपराध कम घातक और कम गंभीर होते हैं एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, और ये सारी की सारी बातें आपको इन दोनों ही पदों को आमने सामने रखने पर समझ में आएगी। पुस्तक आपके पास है, डेफिनेशन क्लॉज में मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी से आपको पढ़ा दिया है और आपको बता दिया। अब मैं सारे अंतर आपको बता देता हूं। तो अंतर में सबसे पहले बात तो यह हो गई कि
संज्ञेय अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर और घातक होते हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध कम गंभीर और घातक होते हैं। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस में एफआईआर की जाती है, जबकि असंज्ञेय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद पेश किया जाता है। हो गई बात। अब तीसरे नंबर पर बात यह है कि संज्ञेय अपराध में, क्योंकि संज्ञेय अपराध की परिभाषा का क्राइटेरिया यही दिया है, तो हमको भी यही लिखना है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। यह हो गया तीसरा अंतर। और उसके बाद में चौथा अंतर है। चौथा अंतर यह है, मैंने आपको बताया था, हस्तक्षेपीय अपराध और अहस्तक्षेपीय अपराध कहते हैं इसको, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को, क्योंकि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपनी ताकत से अपराध हो जाने के बाद में उसमें हस्तक्षेप करने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संज्ञेय अपराधों के बारे में इतला और उनकी मतलब अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया एक चैप्टर में दे रखी है, वो पुलिस का ही चैप्टर है। इसलिए उसका तो क्राइटेरिया यही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस फॉर विच, कॉग्निजेबल केस इज द केस इन विच पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस फॉर विच, नॉन कॉग्निजेबल केस इज द केस इन विच police officer is not authorized by the law to make arrest without warrant. This is only the criteria. This is the line. यही तो एक लाइन है जो दोनों के बीच में खींची हुई है। तो हमने तीसरा अंतर क्या पढ़ा कि संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और असंज्ञेय अपराध में पुलिस के पास में उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होती है बिना वारंट के। और चौथे में यह पढ़ा था कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश और निर्देश के बिना स्वयं अपने बल पर अपराध का अन्वेषण अनुसंधान कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी अन्वेषण नहीं कर सकता। These four important differences are there. ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। और हेडिंग मैंने आपके यहां लगा दिया कि डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अंतर मैंने आपको बोल दिए। आप अपने रजिस्टर में ऊपर ही ऊपर हेडिंग लगाना और लिखना कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन इंग्लिश। और मैंने जो अभी आपको चारों अंतर बोल के सुनाए हैं वो चारों के चारे आप क्रमबद्ध तरीके से लिख लेना। यू आर गोइंग टू सिक्योर 100% मार्क्स। अगर वो 2 नंबर का सवाल आता है तो पूरे 2 मिलेंगे, 3 नंबर का सवाल परीक्षा में आता है रिटन एग्जाम में तो 3 नंबर पूरे मिलेंगे। इसी तरह हमें अंतर निकालना है जांच और विचारण में। जांच के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जांच के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था कि जांच, प्रत्येक जांच विचारण से भिन्न जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अधीन की जाती है। और विचारण की परिभाषा अभी अभी मैंने ताजा अभी आपको बोल के बताया है। तो जांच, दिस इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड अदर देन ट्रायल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जांच की परिधि से विचारण को तो बाहर कर दिया। तो इसका मतलब साफ हो गया कि इंक्वायरी एंड ट्रायल नॉट आर द वन एंड सेम, दोनों एक नहीं है। इसीलिए विधानमंडल ने भी उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, और फिर समझा दिया कि ऐसी प्रत्येक जांच जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अधीन की जाती है। अब हम इनका अंतर अगर निकालें दोस्तों तो पहले शब्द आ गया। और जब हम विचारण पढ़ेंगे तो हमें विचारण के मामले में भी यही मिलेगा कि जैसे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम नंबर 6 में जाके देखोगे तो आपको अपराधों का विचारण करने के लिए कौन कौन से न्यायालय सशक्त किए हुए हैं। Which court is empowered by the law to try the offense or offenses as the case may be। तो वहां पर आपको सेशन कोर्ट का नाम मिलेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी नाम मिलेगा, और एनी मजिस्ट्रेट भी मिलेगा, ठीक है। तो हमें, चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि why trial is conducted फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड।
दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। किसकी दोषिता और किसकी निर्दोषिता? अभियुक्त की। मामले हमेशा जो है ना दांडिक मामलों में एक पक्ष तो अभियोजन पक्ष तो स्टेट होता है और सामने दूसरा पक्ष कौन होता है? अक्यूज होता है। तो मुकदमे सारे स्टेट वर्सेज अक्यूज चलते हैं। और सीपीसी के जैसा नहीं होता, वादी और प्रतिवादी आमने सामने, उनके प्राइवेट वकील। चाहे मामला सेशन कोर्ट में हो चाहे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हो, सरकारी वकील ही उनकी ट्रायल्स को कंडक्ट करवाते हैं कोर्ट के सामने। तो हमें अगर जांच और विचारण दोनों में अंतर लिखने को दिया जाए, कहा जाए, तो हम कैसे निकालेंगे अंतर दोस्तों? हम निकालेंगे इसका अंतर इस प्रकार। तो पहले तो हम लिखेंगे कि जांच सदैव अपराध के बारे में हो यह आवश्यक नहीं है। जांच अन्य बातों के संबंध में भी हो सकती है। जैसे आप भरण पोषण की कार्रवाई पढ़ोगे, इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता में तो जांच होती है। आप पब्लिक न्यूसेंस हटाने के बारे में कार्यवाही पढ़ोगे तो उसमें जांच होती है। भूमि और जल के विवाद के संबंध में करोगे तो पढ़ोगे तो जांच होती है। और आप सिक्योरिटी प्रोसीडिंग पढ़ोगे, किसी भी व्यक्ति को जो परिशांति भंग कर रहा है या फिर राजद्रोहात्मक बातें फैला रहा है या संदिग्ध व्यक्ति है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करोगे तो जांच होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जांच सदैव अपराध के बारे में ही हो यह आवश्यक नहीं है। इट मे बी इन रिलेशन टू अदर थिंग्स ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दैट। अब इसके विपरीत जाओ तो विचारण सदैव अपराध का ही होता है, विचारण किसी और का होता ही नहीं। इट इज डैम इजी, इतना आसान है इसको याद करना। तो पहला अंतर क्या हुआ? पहला अंतर यह हुआ कि जांच हमेशा अपराध के बारे में ही हो यह आवश्यक नहीं होता। यह अन्य बातों के संबंध में भी हो सकता है, जो बातें अभी मैंने आपको गिना दी। और विचारण में उसने क्लियर कट क्या लिखा, तो आपको जो है ना अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। लेफ्ट साइड में आप जांच लिखना, दाएं हाथ की तरफ आप विचारण लिखना, फिर जांच लिख करके ये लिखना कि जांच सदैव अपराध के बारे में ही हो यह आवश्यक नहीं है, यह अन्य बातों के संबंध में भी हो सकती है। जैसे तो भरण पोषण की कार्यवाही, न्यूसेंस हटाने की कार्यवाही, भूमि और जल के विवाद के संबंध में कार्यवाही, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग आदि 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 इत्यादि सब आपको ठीक लगे जो सारा मेंशन कर दो। ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दैट, विचारण हमेशा अपराध का ही होता है। अब बात आती है कि जांच क्यों की जाती है। तो जांच क्यों की जाती है, तो हमें क्या लिखना है कि जांच हमेशा मामले के तथ्यों की सत्यता और असत्यता को अभिनिश्चित करने के लिए की जाती है। और जबकि विचारण अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड फॉर ascertainment ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, whereas on the contrary to that, trial is always conducted for determination of guilt or innocence of the accused। यह बताना है आपको। फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखना है कि जांच अगर प्रारंभ हुई तो समाप्त किसमें होगी। तो जांच जो है जब कभी भी अपराध के संबंध में, देखो आपको अब इसमें कन्फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करोगे कि जांच यदि अपराध के संबंध में की जाती है तो ये कभी भी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति में समाप्त नहीं होती। जांच खत्म किसमें होगी? या तो अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा, अगर प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं होते हैं तो कोर्ट इंक्लाइंस टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। और अक्यूज को डिस्चार्ज करने की जो स्टेज होती है ना दोस्तों, वो जांच होती है, कार्यवाही। और मैं बार बार आपके सामने जो कह रहा हूं ना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 3 बातों के साथ डील करती है। पहला अन्वेषण, दूसरा जांच और तीसरा विचारण। ये बार बार जो रिपीट कर रहा हूं उसका प्रयोजन यही है। और अभी आपके और हमारे सामने आ गया ये कि जांच जो की जाती है ना, वो अगर अपराध के संबंध में की गई, पहला मैंने क्या बताया था कि जांच नेसेसरीली ऑलवेज इन रिलेशन टू ऑफेंस, इट इज नॉट नेसेसरी। ये अन्य बातों के बारे में भी हो सकता है। अब तीसरे में अंतर में मैं आपको क्या बता रहा हूं, तीसरे अंतर में यह बता रहा हूं कि जांच यदि अपराध के संबंध में की जाए तो ये समाप्त किसमें होती है? समाप्त या तो अभियुक्त के उन्मोचन में होती है, और नहीं तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो वो उसे उपार्पित कर देता है, तो कमिटल ऑफ द केस में खत्म होता ही।
और जबकि विचारण के बारे में मैंने विचारण की डेफिनेशन 4 बार आपको बोल के बताई, उसमें क्या बताया कि विचारण जब प्रारंभ होता है तो उसके बाद समाप्त होता है तो इट इज ऑलवेज कंक्लूडेड ईदर इन कन्विक्शन और इन एक्विटल, नो थर्ड कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज। तो विचारण हमेशा प्रारंभ होने के बाद समाप्त किस में होता है? विचारण इज कंक्लूडेड, या तो दोष सिद्धि में समाप्त होगा, नहीं तो दोष मुक्ति में। तो अभिकथित अपराध को अगर अभियोजन पक्ष साबित कर दे तो न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है। If there is a failure on the part of the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all the shadows of reasonable doubt, in such a situation, court is going to pass the order of acquittal. तो कोर्ट उसे क्या कर देगा? दोष मुक्त कर देगा। और फिर चौथे नंबर पे हमें अंतर ये लिखना है कि जांच विचारण से पहले होती है और विचारण जांच के पश्चात। Why? Because this order has been fixed by the legislature. तो हमें क्या लिखना है कि इंक्वायरी प्रीसीड्स द ट्रायल एंड ट्रायल फॉलोज द इंक्वायरी। तो जांच के पश्चात विचारण और विचारण से पूर्व जांच। किसी भी तरह का परीक्षा में अंतर पूछे तो जनरली 3 या 4 अंतर लिखने होते हैं, छोटा सवाल आता है, और डिफरेंस हमें सारे फंडामेंटल लिखने होते हैं। कौन से लिखने होते हैं? फंडामेंटल डिफरेंसेस लिखने होते हैं सारे, ताकि कोई बात की इधर उधर की करनी ही नहीं पड़े, क्योंकि ये क्रम के संबंध में हो गया और उसके बारे में ये बात हो गई है। तो हमें जो है, हम निर्वचन खंड को पढ़े, निर्वचन खंड के पश्चात हमने ये सारी सुसंगत बातें पढ़ी जो हमें 2 पदों में अंतर बताते हैं। अब हमें जो है ना, देखो हमारा अब अंतर 2 चीजों के अंतर रह गए खास, ठीक है। अब जैसे अन्वेषण और जांच में अगर आपको अंतर निकालने को बोले तो सबसे पहले अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, जबकि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है। अन्वेषण सदैव अपराध के संबंध में ही होता है, अन्वेषण अपराध का ही किया जाता है। और जबकि मैंने अभी पिछली दोनों अंतर की बातें बताई, उसमें बताया था कि जांच हमेशा अपराध के बारे में ही हो, यह आवश्यक नहीं है। अब आप इसको व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, on the one hand there is a investigation, other hand there is a inquiry, in such a situation what are the differences between these two? क्या अंतर है इनमें? तो अंतर को पढ़ने के लिए हमें यह पढ़ना है कि जांच जो है ना वो हमेशा अपराध के बारे में नहीं होती, जबकि अन्वेषण जो है ना। अब तीसरा, why investigation is conducted by the police officer or by any other person who is so authorized by the magistrate in this behalf। हमने अन्वेषण की परिभाषा में पढ़ा है ना दोस्तों, क्या पढ़ा था कि अन्वेषण में वे सभी कार्यवाहियां शामिल होती हैं जो पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त नियुक्त किया है, अर्थात साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। तो फॉर व्हाट पर्पज इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड? Investigation is always conducted, whether it is conducted by the police officer or by any other person who is so authorized by the magistrate. But one and only one thing is there always, that is a collection of evidence, collection of साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है, और कोई तीसरी बात नहीं होती। और जबकि जांच किसके लिए की जाती है? जांच की जाती है मामले के तथ्यों की सत्यता और असत्यता को अभिनिश्चित करने के लिए, फॉर ascertainment of the truthfulness of the facts। तो whether facts are truth or not, true or not, तो सत्यता और असत्यता उसका क्या करना है? अभिनिश्चयन करना है, तो उसके लिए की जाती है। अब अगला अंतर जो है वो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा पढ़ी थी। न्यायिक कार्यवाही की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि इसमें न्यायिक कार्यवाही के माने वो कार्यवाही जिसके दौरान साक्ष्य शपथ पर विधिपूर्ण तरीके से लिया जाता है या लिया जा सकता है। मैंने ये बात पिछली क्लास में आपको बता दी थी कि पुलिस अधिकारी अगर किसी भी साक्षी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो पुलिस अधिकारी उसे शपथ दिला नहीं सकता। इसका मतलब उसका बयान किस पर नहीं हुआ? शपथ पर नहीं हुआ। शपथ पर नहीं होने से यह कार्यवाही जो अन्वेषण की चल रही है, दिस इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, इट इज नॉट व्हाट? इट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। वेयर एज जांच क्या है? जांच जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये 4 अंतर हो गए। 4 ही अंतर होते हैं
इससे ज्यादा है ही नहीं। आप कितना भी दिमाग लगा लो, आपको मिलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। ठीक है, अब हमारे दोस्तों दो महत्वपूर्ण अंतर रह गए हैं। वो दो महत्वपूर्ण अंतर जो है ना, हम जब उसकी बराबर स्टेज आएगी, दैट टाइम आई शेल मेक यू लर्न एंड मेक यू राइट ईच एंड एवरी, सब लिखवा दूंगा आपको। और वो दो मामले कौन से हैं? एक तो हमें पढ़ना है क्योंकि हमने अभी तक FIR वाली बात को पढ़ी नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन की क्लॉज में आया नहीं, तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्टम कि FIR क्या है, किसको दी जाती है, ओरली होती है कि राइटिंग में होती है, कि कॉपी देनी होती है कि नहीं देनी होती है, सारी बातें हमने तो सिर्फ परिवाद पढ़ा था। तो हमें एक तो परिवाद और FIR के मध्य का अंतर पढ़ना है। एक हमें दोस्तों अंतर किसका पढ़ना है? एक हमें अंतर पढ़ना है वारंट मामले का और समन मामले का। तो वारंट मामले और समन मामले दो मामले होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अपराधों के विचारण के दृष्टिकोण से है। तो इनके विचारण की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर है क्या? व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्रायल ऑफ समन केसेज एंड ट्रायल ऑफ वारंट केसेज? ये जब रेलेवेंट पोर्शन आएगा, मैं आपको ये सारी ट्रायल्स पढ़ा दूंगा। thereafter we shall have a discussion in detail about the distinction and difference between कौन सा? पहला परिवाद अर्थात कंप्लेंट, दूसरा सामने FIR, उसके मध्य का अंतर, एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रायल प्रोसीजर ऑफ वारंट केसेज एंड समन केसेज, ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बहुत हो गया, इतना ही। आज जो पढ़ा है इसको आप पढ़ करके अच्छे से तैयार कर लोगे तो भी आई विल बी वेरी मच हैप्पी। ठीक है, बाकी की बातें हम क्रमबद्ध तरीके से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। जय हिंद।